नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वीर गाथा, जहां हम बात करते हैं भारत के उन वीरों की जिनकी कहानियां आज भी रगों में आग भर देती हैं। साथियों, इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा राणा रतन सिंह, रानी पद्मावती का जीवन परिचय, उनका मिलन, विवाह और रानी पद्मावती का पहली बार चित्तौड़ में आगमन। साथ ही आपने देखा राघव चेतन का चित्तौड़ से निष्कासित किए जाने पर उसने बदले लेने की नीति से, बदला लेने की भावना से कैसे अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर रानी पद्मावती का चरित्र पर, रानी पद्मावती का सौंदर्य वर्णन किया और कैसे अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए विवश कर दिया। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं इस वीर गाथा के दूसरे भाग में। साथियों, जैसा कि आपने पहले भाग में देखा कैसे राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान किया। उस सुंदरता के बखान को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी उनको पाने के लालच से भर गया और उसी लालच में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का फैसला किया। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का फैसला तो कर लिया, अपनी लाखों की सेना को लेकर चित्तौड़ तो पहुंच गया, लेकिन चित्तौड़ का वह किला जो अभी तक अभेद था, जो इतिहास में और अभी तक उसे कोई भेद नहीं पाया, वह खिलजी की जीत का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। साथियों, 8 माह तक खिलजी चित्तौड़ के दुर्ग के बाहर बैठा रहा, लेकिन चित्तौड़ के किले को भेद नहीं पाया। 8 माह तक चित्तौड़ की रेत छानने के बाद जब खिलजी के पास दिल्ली से संदेशे जाने लगे कि 8 माह तक दिल्ली का तख्त खाली होने की वजह से दिल्ली के आसपास के राजा दिल्ली पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं, तो इस चीज से परेशान, इस चीज से व्यथित खिलजी एक तरकीब निकालता है और चित्तौड़ के महाराजा राणा रतन सिंह के पास एक संधि प्रस्ताव भेजता है। संधि प्रस्ताव में वह लिखता है कि मैं दिल्ली से चित्तौड़ की तरफ एक सुंदरता का बखान सुन के यहाँ तक खिंचा चला आया। मेरी बस एक फरियाद है कि मुझे बस रानी पद्मावती का एक बार दीदार करा दो, बस मैं वहाँ से वापस चला जाऊंगा। मैं कोई युद्ध नहीं लड़ना चाहता, मैं कोई रक्तपात नहीं चाहता। जैसे ही यह संदेश राणा रतन सिंह के दरबार में पहुंचा, तो राणा रतन सिंह ने यह संधि प्रस्ताव अपनी सभा के बीच में रखा। तो साथियों, ये संधि प्रस्ताव सुन के सभा 2 भागों में बट गई। एक भाग वह था जो इस संधि प्रस्ताव का समर्थन कर रहा था और दूसरा वह जो इसके विरोध में था। साथियों, जो पक्ष इसके समर्थन में था उसका तर्क यह था कि यदि हम इस समझौता कर लेते हैं तो इस भीषण युद्ध से बच सकते हैं, हम इस भीषण रक्तपात से बच सकते हैं, हमारी प्रजा भी सुरक्षित रहेगी, राज्य भी सुरक्षित रहेगा और जनहानि भी नहीं होगी। साथ ही जो दूसरा पक्ष था जो इसके विरोध में था, उसका कहना यह था कि हम ऐसे आताताइयों के दबाव में आकर अपनी स्त्रियों को उनके सामने पेश नहीं कर सकते, यह हमारे सम्मान के खिलाफ है, ये हमारी आन के खिलाफ है, ये राजपूती गरिमा को गिराने वाली बात है। इसलिए हम अगर इस शर्त को ना मानकर युद्ध चुने तो ज़्यादा बेहतर है। युद्ध ही इस चीज़ का हल है, नहीं तो आज खिलजी आया है, कल कोई और आके खड़ा हो जाएगा। साथियों, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पर सही थे। तो इस धर्म संकट से जूझ रहे राणा रतन सिंह एक निर्णय लेते हैं और वो निर्णय था कि यदि हम इस समझौते को कर लेते हैं तो इस भीषण युद्ध को टाला जा सकता है, इस भीषण रक्तपात को टाला जा सकता है, हमारी प्रजा भी सुरक्षित रहेगी, राज्य भी सुरक्षित रहेगा और प्रजा की खुशहाली के लिए यह बलिदान अगर देना पड़ेगा तो उसके लिए पीछे हटना ठीक नहीं है। तो राणा रतन सिंह यहाँ एक तरतीब निकालते हैं कि क्यों ना रानी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर अप्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाए। जैसे ही खिलजी आएगा तो रानी पद्मावती को इस प्रकार बिठाया जाए कि उनकी छवि दर्पण पर पड़े और दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसको खिलजी देखेगा। सभा इस चीज से राजी हो गई और सभी इस पर सहमति अपनी जताने लगे। लेकिन साथियों, चित्तौड़ के एक सेनापति थे वीर गौरा और उनका भतीजा था बादल।
गौरा बहुत समय से चित्तौड़ में सेनापति के पद पर थे। उन्होंने इस पर अपना विरोध दर्ज किया और राणा रतन सिंह को कहा कि रानी पद्मावती मेरी माँ समान है, मैं उस पर किसी की भी कुदृष्टि नहीं पड़ने दूंगा। हम इतने निर्बल नहीं हैं, हम ऐसे भी अपनी रानी को क्यों दिखाएं? दर्पण में भी हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम उनको दर्पण में खिलजी के सामने बिठाएं? साथियों, यहाँ राणा रतन सिंह थोड़े से नाराज हो जाते हैं और गुस्से में थोड़े से कटु शब्द निकालते हुए गौरा को बोलते हैं कि तुम नादान हो, तुम राजनीति नहीं समझते हो, हर वक्त तलवार निकाल लेते हो, हर समय युद्ध की बात करते हो। युद्ध के अलावा भी बहुत से तरीके हैं जिनसे हम बातचीत करके इस मसले को हल कर सकते हैं, और यहाँ प्रजा की रक्षा के लिए अगर मुझे यह करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। यहाँ राणा के गुस्सा और राणा के कटु वचनों से दुखी होकर गौरा चित्तौड़ को छोड़कर चित्तौड़ के जंगलों में अपने भतीजे बादल के साथ चला जाता है। और साथियों, चित्तौड़ के दुर्ग से एक संदेशा खिलजी के पास जाता है जिसमें लिखा होता है कि ठीक है, हम आपके संधि प्रस्ताव से सहमत हैं और आप अपनी जो शर्त है उसको पूरा करने के लिए चित्तौड़ दुर्ग में आ सकते हैं। साथियों, जैसे ही खिलजी चित्तौड़ दुर्ग में गया तो जैसा कि हमारा कल्चर है, पधारो हमारे देश, अतिथि देवो भव, उसी प्रकार से खिलजी का पूरा आदर सत्कार किया गया। खिलजी को बिठाया गया। रानी पद्मावती को खिलजी के सामने इस प्रकार लाया गया कि रानी पद्मावती एक पर्दे के पीछे बैठी, उनके सामने एक दर्पण लगा हुआ था। दर्पण पर जैसे ही रानी पद्मावती का प्रतिबिंब बना तो दर्पण को इस तरीके से रखा गया कि नीचे एक साफ जल का तालाब भरा गया और उस तालाब के पानी में रानी पद्मावती की छवि जो बनी उसको अलाउद्दीन खिलजी ने देखा। साथियों, एक इतिहास में एक कवि हुआ करते थे, मलिक मोहम्मद जायसी। उन्होंने अपने ग्रंथ पद्मावत में लिखा कि जब खिलजी ने रानी पद्मावती का छायाचित्र देखा तो उसके मुंह से जो सबसे पहला शब्द निकला वह था, माशा अल्लाह, क्या भला की खूबसूरती है, इस बेशकीमती नगीना को तो मेरे हरम में होना चाहिए। साथियों, यह शर्त पूरी होती है और जैसा कि हम भी अपने घर में करते हैं कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसको सी ऑफ करने के लिए दरवाजे तक जाते हैं। यदि वह कार से आया है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके कार का दरवाजा खोल दें। हम उसे सम्मान देने के लिए हर एक वो प्रयत्न करते हैं कि हम अपनी मेहमान नवाजी पूर्ण रूप से दिखा सकें। उसी तरीके से राणा रतन सिंह भी अलाउद्दीन खिलजी को दरवाजे तक छोड़ने गए और बातों बातों में ही अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके जो डेरा डाल के रखा था, उसने जो किले की घेराबंदी करके रखी थी, वहां तक चले जाते हैं। साथियों, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक छली प्रजाति का व्यक्ति है, वह उसने षड्यंत्र करके रखा था, वह उस मानसिकता के साथ ही आया था कि मुझे रानी पद्मावती अपने हरम में चाहिए ही, इसलिए वह राणा रतन सिंह को बंदी बना लेता है और अपने साथ दिल्ली ले जाता है। साथियों, जब ऐसी स्थिति में जब चित्तौड़ में राणा भी नहीं है और उनके सेनापति वीर गोरा बादल भी नहीं है, और ऐसे समय में खिलजी का संदेशा चित्तौड़ के दुर्ग में आता है और उसमें लिखा होता है कि यदि राणा रतन सिंह की सलामती, यदि राणा रतन सिंह की जान बख्श देनी है तो रानी पद्मावती को दिल्ली भेजना पड़ेगा। साथियों, इस स्थिति में रानी पद्मावती अगला कदम क्या लेंगी, उसके लिए आप बने रहिए अगले भाग के लिए। यहाँ कहानी समाप्त करते हैं और अगले भाग में साथियों आप देखेंगे वीरता, शौर्यता और स्वामी भक्ति का एक ऐसा मिश्रण जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। साथियों, आप देखेंगे वीर गोरा और बादल की स्वामी भक्ति, वीरता और शौर्यता। साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और जो निर्णय लिया गया रानी पद्मावती को दर्पण में दिखाने का, वह निर्णय सही था या गलत था। साथियों, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना, जय भवानी।